हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर के एमसीक्यू को जानेंगे। सो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट में लेकर आता ही रहता हूं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि पहला चैप्टर जो है ना, यहाँ पर आपके इसके अंदर जो है ना क ख ग घ इस तरह से करके पहला चैप्टर में बहुत सारा चैप्टर छुपा हुआ है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर आपको इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है ना टोटल 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ठीक है, रैपिड रिवीजन है। आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव भी साथ में जो है ना क्लियर करते हुए जाना है चैप्टर के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव है या फिर अजैव है। ठीक है, तो देखिए कोयला जो है ना आपका किस प्रकार का संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। मानवकृत संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या फिर अचक्रीय है। देखिए सौर ऊर्जा यहाँ पर जो है ना आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए 100 किलोमीटर, 200, 150 या फिर 250। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे है, क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्या है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध देखिए यहाँ पर इन चारों में से क्या होगा। जैसे कि पहला है संसाधन संग्रहण से, दूसरा है संसाधन के विदोहन से, तीसरा है संसाधन के नियोजित दोहन से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या होता है, संसाधन के विदोहन से। डाकू जो है ना संसाधन का जो है ना विदोहन कर देता है, इधर उधर कर देता है, तहस नहस कर देता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। कहां पर, समुद्री क्षेत्र में क्या चीज, राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। कितना है, 10.2 किलोमीटर या फिर 15.5 किलोमीटर या फिर 12.2 किलोमीटर या फिर 19.2 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19.2 किलोमीटर जो है ना समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के क्षेत्र का क्या है यहाँ पे संपदा है। ठीक है, पांचवा का जो है ना सही जवाब क्या हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। चार ऑप्शन है आपके पास, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव और जैव। ठीक है, तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा यहाँ पे आपका, आप लोगों को पता है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन। यहाँ पर आपको डिफिनेशन पता होगा, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है और नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन अगर आपको पता है तो ये सब बात आपको क्लियर होगा कि पेट्रोलियम कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसके साथ साथ जो है ना बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। फिलहाल यहाँ पर पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी कि कौन सा मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी है या फिर मरुस्थलीय है या फिर पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से जो है ना सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो है उपजाऊ मिट्टी आपका कौन सा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्या है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बलुई है, रेगुर है, शाल है या फिर पर्वतीय है। देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या पड़ता है, रेगुर मृदा। कौन सा मृदा, रेगुर मृदा। ठीक है,
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इन चारों ऑप्शनों में से कहां पर है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र में। देखिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां पर है? राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। यहाँ पर आप लोग हमें एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? ठीक है, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में है? ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब में? तो बताइए यहाँ पर सोपानी कृषि जो है ना, कहां पर, किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि सोपानी कृषि जो है इनमें से जो है ना उत्तराखंड में क्या है? प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है, या फिर अति पशुचारण है, या फिर अधिक सिंचाई है, या फिर गहन खेती है? तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वहां पर जो है ना अत्यधिक क्या होता है? सिंचाई होता है, जिसकी वजह से वहां पर भूमि निम्नीकरण का क्या है? मुख्य कारण बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती अगर करना है तो किस मिट्टी का होना अति आवश्यक है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो देखिए यहाँ पर आपका जो ना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक है, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका था इसका, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हो चुका है? क्षरण हो चुका है। ठीक है, 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 करोड़ हेक्टेयर जो है ना, ठीक है, इतने करोड़ हेक्टेयर में भूमि का क्या हो चुका है? क्षरण हो चुका है। कहां पे? भारत में। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है या फिर फास्फोरस है? बताइए यहाँ पर इन चारों में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। ठीक है, एंड्रीन जो है ना, एंड्रीन से जो मेढक के प्रजनन को हम लोग क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। एंड्रीन एक क्या हो गया? एक रसायन पदार्थ हो गया, यानी कि रासायनिक पदार्थ हो गया, जिसके छिड़काव से मेढक के प्रजनन को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था देश के बांधों को भारत का मंदिर? ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो दोस्तों देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? यानी कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में क्या है? निहित है? तो 96% या फिर 95% या फिर 96.6% या फिर 95.5%? देखिए कुल जल का जो है ना 95.5% भाग जो है ना महासागरों में क्या है? निहित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को उजला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है या फिर लाल ग्रह कहा जाता है? तो देखिए वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी है लोह। यानी कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? देखिए आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि बिहार में अति जल दोहन से जो है ना आर्सेनिक तत्व का क्या बढ़ा है, संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 70%। तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राणियों के शरीर में कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65% जल की मात्रा क्या होती है, निहित होती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? यानी कि दुनिया का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% या फिर 22%? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना टोटल जो है इसका सही जवाब कुल मिला के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16%। यानी कि विश्व की 16% जनसंख्या भारत में क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है टोटल कितने क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा? 25 क्वेश्चन का। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको जो है कहाँ तक मतलब कि 20 नंबर तक यहाँ पर हम लोग बीबीआई एमसीक्यू है, इसको साथ में जो ना आप लोगों को रिविजन भी करना है, तभी जाकर जो ना आपका तैयारी पूरी तरह से कंठस्थ हो पाएगा। ठीक है, चैप्टर भी साथ में करते चलिए, साथ में ऑब्जेक्टिव भी करते चलिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, यानी कि निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है बिहार में? ठीक है, दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, या फिर रिहंद नदी घाटी, या फिर सोन नदी घाटी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है मतलब बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोन नदी। तो यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए आगे जो है ना यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या था, विस्तार था? ऑप्शन जो है ना आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 25, ऑप्शन नंबर बी है 19.27%, और ऑप्शन नंबर सी है 20%, ऑप्शन नंबर डी है 20.60%। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 19.27% जो है ना भारत में 2001 में जो है ना भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या था, विस्तार था। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार, कब के अनुसार? 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार कितना है? ठीक है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन है 20.55 यानी 5% भौगोलिक क्षेत्र में। सी नंबर ऑप्शन है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में जो है ना 2005 के अनुसार जो है ना वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट जो है ना भारत में जो है ना वन का विस्तार कितना था? 20.60%। कब मतलब कौन सा ईस्वी के अनुसार? 2005 ईस्वी के अनुसार। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए है 7.1%, ऑप्शन नंबर बी है 19.5%, ऑप्शन नंबर सी है 5.5%, ऑप्शन नंबर डी है 10.5%। तो यहाँ पर हमें बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 7.1%, यानी कि बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या है, फैलाव है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है आपका कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, या फिर 80.05%, या फिर 90.03%, या फिर 60.11 यानी कि 11%।
तो देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का 60.11% क्या है, वन है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन को ही बताया गया है, ठीक है। 25 क्वेश्चन को ही नहीं, 25 क्वेश्चन आप तो पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। जय हिंद।